लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था और तो इसी वेबसाइट पे ये डाटा मैं रेलिवेंट डाटा अपडेट कर दूंगा। ये अटेंडेंस वगैरह ये भी आपकी इधर ही जो भी वैल्यूएशन होगी ना इधर ही, ताकि आप देखते रहे साथ साथ, ये ना हो कि बीच में आपकी कोई मिसिंग हो तो आखिर में आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो इधर खुद ही देखते रहिएगा इधर साथ साथ। अच्छा, अब आप देखें इसके अंदर तो ये इसमें मैं नीचे ना मेंशन कर दूंगा लेक्चर 1 से पहले इधर CLOs PLOs और वो चीज़ें भी सारी इधर मेंशन कर दूंगा। और ये जो टाइटल्स हैं इनको भी थोड़ा सा ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसके कीवर्ड्स में इधर इनको अपडेट करता रहूँगा साथ साथ, इसको आप साथ साथ देखते जाइए। तो लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी देखा था हमने, तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि 3 पार्ट्स थे मेन। जो कोर्स हमारा स्ट्रक्चर था उसमें हमने 3 पार्ट्स कवर करने हैं। उसके अंदर सबसे पहला था इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स जो कि पार्ट 1 है। तो इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स हमारा चलेगा कुछ लेक्चर जो है ना तकरीबन 50% जो है ना तकरीबन जो हमारा लेक्चर्स होंगे आगे वो आपके इसी पे चलेंगे, इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स पे 40 to 50%। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन आ जाएगा, जिसके अंदर फिर जो है ना ये इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स में मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन हम डिटेल किया था थोड़ा सा। DC सर्किट्स क्या होते हैं, AC सर्किट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनकी बेसिक जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम है AC DC सर्किट्स हो गए, सोर्सेज हो गए, 3 फेज सोर्सेज, वोल्टेज करंट सोर्सेज। फिर उसके बाद डिफरेंट लॉज आते हैं, ओहम लॉ है। अच्छा, उसके बाद देखें तो किरचॉफ्स लॉ है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, ये इस तरह के डिफरेंट लॉज आते हैं, वो हम उनको भी थोड़ा बेसिक देख लेंगे ताकि सर्किट सॉल्व कैसे करते हैं उससे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना कुछ फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में कैसे हम बात करते हैं, ठीक है, सिग्नल्स को कैसे स्टडी करते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमारी इसके अंदर आएंगी इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स में। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन्स आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन्स में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफार्मर आ जाएगा, यानी ऐसी कोर जिसको हम इलेक्ट्रिकल दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट बन जाए। तो वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर ही होता है ना, जो स्टैटिक पार्ट होता है। तो मैग्नेटिक डोमेन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर को देखें ना, 2 ट्रांसफार्मर अगर आप वैसे ही देखें तो उसके अंदर जो एक मेन पार्ट है, वरना इंडक्टर के अंदर भी हम इस तरह देते हैं तो फील्ड बन जाता है। तो आप इसके अंदर देखें तो हम इलेक्ट्रिकल देते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आपका ट्रांसफार्मर की इनपुट देखें और आउटपुट देखें तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिकल आप इनपुट पे देते हैं और मैग्नेटिक कनेक्शन की वजह से आउटपुट पे आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, ऐसी है ना। तो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी है तो सिलिकॉन मटेरियल यूज़ होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है तो फेराइट कोर भी यूज़ होती है। तो इस तरीके से आप जो है ना पार्ट 2 के अंदर आपका मेन अगर आप कहें तो वो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बेसिक्स और इस तरह की हम चीज़ें देखेंगे। अच्छा, उसके बाद पार्ट 3 आ जाएगा। पार्ट 3 में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटो मैकेनिकल डोमेन। अब इसमें मैकेनिकल भी इन्वॉल्व हो गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है ही है, जो फैराडे लॉ आपने ग्रीस में पढ़ा हुआ है, फंसी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पार्ट 2 में वो हो गया। लेकिन इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट यानी मूविंग पार्ट भी कुछ ऐड हो गया है। इसका मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होंगी, चाहे वो सिंगल फेज AC मशीन्स हैं, सिंगल फेज DC मशीन्स हैं, मशीन से मुराद मोटर और जनरेटर बोथ। इफ आई विल से दिस इज AC machine, it means I'm just telling that AC motor and AC generator. But if I will ask you AC motor, it means specifically for AC motor. इसी तरह DC machines AC machines होगी। फिर AC machines के अंदर भी DC में तो चूँकि DC होती है ना, DC तो कांस्टेंट वोल्टेज होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कोई आपसे पूछ ले कि DC की फ्रीक्वेंसी क्या है, आगे देखेंगे भी। और उसके बाद AC देखें तो AC के अंदर हमारे पाकिस्तान में क्या फ्रीक्वेंसी है भला, 50 हर्ट्ज़ है, हमारी 50 हर्ट्ज़ है इस रीजन में। और बाकी जो है ना कुछ यूरोपियन रीजन उधर 60 हर्ट्ज़ सिस्टम है, 110 वोल्ट है AC जो है 110 वोल्ट। तो हमारी सॉकेट्स में ये जो है जो वॉल माउंट, ये इधर हमारे पास कितनी वोल्टेज आ रही है, ये AC है या DC है, ये AC है, ठीक है। ये नीचे आ रही है, ये इधर आ रही है, तो ये आपकी AC है। ये सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है इधर सारी, तो ये सारी सिंगल फेज़ है, ठीक है। तो सिंगल फेज़ यानी 3 फेज़ आ रहे हैं, उसमें से एक फेज़ हमने लिया हुआ है और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कुछ जगह
एक फेज़ से लोड ले लिया, फिर कुछ लोड को दूसरे फेज़ पे लगा दिया, कुछ को तीसरे पे, ताकि बैलेंस भी रहे। इस तरह हमने पूरी यूनिवर्सिटी का लोड जो है पीछे से 3 फेज़ आ रही। तो अब वो देखें 3 फेज़ AC फेज अपने ये जो मैग्नेटिक डोमेन, अच्छा इसमें सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ जाएंगी। AC मशीन्स में फिर सिंगल फेज़ और 3 फेज़ है। घर के अंदर जितनी भी आपको AC मशीन्स, AC मोटर्स नज़र आती हैं, AC मशीन्स में AC मोटर्स होती हैं घर के अंदर। एक ही उसमें AC जनरेटर होता है जो कि आप जनरेटर लगाते हैं, अगर बिजली चले जाए इलेक्ट्रिसिटी तो फिर आप जनरेटर को ऑन करते हैं, तो वो AC जनरेटर है, सिंगल फेज़ AC जनरेटर है वो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी AC मोटर्स हैं। उसकी मिसाल भी दे सकते हैं आप में से, कौन कौन सी घर के अंदर AC मोटर्स यूज़ होती हैं सिंगल फेज़ में, कहाँ कहाँ हो रही है, चलिए यही बता दें। ये हमारी तीसरी पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटो मैकेनिकल डोमेन। इसका फ़ायदा क्या है, मोटिवेशन तो हमने पिछले कोर्स में मैं काफ़ी ओवरऑल सिनेरियो बताया था, वो लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ, ये नीचे पड़ा है, ठीक है। इसी को क्लिक करेंगे तो आज वाला भी रिकॉर्ड होगा, इधर आ जाएगा। तो वैसे मुझे बताएं कि क्या नाम है, कोई मिसाल दें। सिंगल फेज़ AC मोटर जो है आपकी वॉशिंग मशीन में सिंगल फेज़ AC मोटर यूज़ हो रही है, ठीक है। फ़ैन, सीलिंग फ़ैन में यूज़ हो रही है, और ओवन में यूज़ हो रही है। चले कन्वर्ट भी होती है अगर, तो है तो वो मोटर ही है ना। अच्छा, और उसके बाद और कौन सी है, पानी की मोटर जो है, तो पानी की मोटर में क्या होता है, पहले आपकी AC मोटर होती है, उसके साथ सक्शन पंप या वो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया होता है। तो मोटर चलती है बिजली से, सिंगल फेज से, और उससे वो पंप को चलाती है। पंप जो है ना पानी सक करता है और आपका सिस्टम चलता है, ठीक है। ये हो गया। फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, उसके पीछे जो काला सा डब्बा आपको ब्लैक से नज़र आता है इतना बड़ा, उसके अंदर मोटर है, सिंगल फेज AC मोटर है, ठीक है। और क्या है उसके अलावा घर के अंदर, और किधर यूज़ होती है, AC है, इसके अंदर ये मूविंग पार्ट में इसके अंदर छोटी सी मोटर लगी हुई है। और क्या है, बाहर पंखा, इसका जो एग्जॉस्ट है उधर मोटर लगी हुई है, सिंगल फेज AC मोटर। फ़ैन है आपका छोटा, ये जो लैपटॉप है ये या आपका PC है, उसके अंदर छोटी सी DC मोटर लगी है, DC मोटर लगी हुई है, ठीक है। और कोई इस तरह की मोटर की एग्जांपल दें। इधर हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये पानी की टंकी इतनी बड़ी भरते हैं हम, जिससे पानी यूज़ करते हैं, तो वहाँ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर लगी हुई है, 3 फेज़ मोटर लगी हुई है, ये 3 फेज़ AC मोटर लगी हुई है, ठीक है। AC में फिर इंडक्शन और सिंक्रोनस भी हैं, ठीक है। तो मैं फिर उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। 3 फेज़, और घर के अंदर सारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ठीक है। 3 फेज़ सिंगल फेज़ AC मोटर्स में आगे इंडक्शन मोटर्स होती हैं। और जो हमारा घर के अंदर जनरेटर होता है वो क्या होता है, सिंगल फेज़ AC इंडक्शन होता है या सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस होता है वो, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं उसको, या अल्टरनेटर भी कह देते हैं, ठीक है, सिंगल फेज अल्टरनेटर। अच्छा, उसके बाद ये आपकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि ये जो हमारी 220 वोल्ट आ रही है AC, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये कैसे, मतलब ये जो है ना वो यहाँ तक पहुँची हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम तरबेला डैम ले लें या मंगला डैम ले लें या कहीं कोई ऐसा डैम, गाजी बरोथा डैम है, ठीक है। तो जनरेशन कहाँ कहाँ हो रही है, वैसे पानी से भी हो रही है जनरेशन, फिर विंड से भी हो रही है, फिर सोलर से भी हो रही है, फिर थर्मल से हो रही है। थर्मल के अंदर ये पिछले लेक्चर में मैं जस्ट रिवाइज कर, थर्मल में देखें तो आपके कोयले से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। साहिवाल कोल पावर प्लांट है, थर के अंदर कोल पावर प्लांट है सिंध में, तो कोयले से बिजली पैदा करते हैं। फिर हम ये न्यूक्लियर से पैदा करते हैं, वो भी थर्मल है। उसके अंदर आप देखें तो ये मियाँ वाली में चश्मा और कराची में कैनब है, वहाँ न्यूक्लियर से हम बिजली पैदा कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर से क्या करते हैं कि न्यूक्लियर से हमने पानी गर्म किया, सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, पानी हीटअप हुआ न्यूक्लियर एनर्जी से। जब हीटअप हुआ तो वो स्टीम बनी, स्टीम बनी तो स्टीम के आगे स्टीम टरबाइन लगाई, स्टीम टरबाइन लगाई, वो चलती है, फिर मूव करती है। उसके आगे हमने 3 फेज़ AC सिंक्रोनस जनरेटर लगा दिए, या 3 फेज़ अल्टरनेटर कह देते हैं उसको, या 3 फेज़ AC जनरेटर कह देते हैं, तीनों उसके नाम। तो वो हमने लगाया, वहाँ से AC जनरेशन हुई, वहाँ से हमने, अब वहाँ जो भी वोल्टेज जनरेट हो रही होगी वो आप, अच्छा इसी तरह तरवेला डैम, ये जो पानी हाइड्रो, इसको हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं, तो पानी गिरा टरबाइन पे। अब टरबाइंस भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, यानी टरबाइन अगर ज़्यादा हेड आपके पास है तो आप टरबाइन कोई और लगाएंगे, पेल्टन टरबाइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपका हेड जो है वो थोड़ा है पानी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो आप क्या नाम है कैप्लन टरबाइन लगाएंगे। फिर अगर और हेड कम है तो फ्रांसिस टरबाइन लगाएंगे। तो मतलब इस तरीके से आप डिफरेंट टरबाइंस लगाएंगे, वो डिपेंडिंग ऑन दैट। अच्छा, वो लगा दी, टरबाइन लगा दी, टरबाइन के आगे अगेन कपल है क्या चीज़, जनरेटर। वही जनरेटर सेम है, 3 फेज़
AC सिंक्रोनस जनरेटर या 3 फेज अल्टरनेट, तो वो जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अब वो जो जनरेटर आपका वो हर जगह जहाँ भी लगे हुए हैं वो एक ख़ास वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। मिसाल तौर पे तरबेला की बात करें तो वो आपका 11 kV करेगा। बस शुक्रिया शुक्रिया बस ठीक। तो वो आपका क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, क्या बात कर रहे हैं, मतलब नहीं जनरेटर से हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक ख़ास वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल तरबेला की बात करें तो वो एक जनरेटर जो है ना वो 13.8 किलो वोल्ट इस पर जनरेट कर रहा है। अब वो जनरेशन फिर हम उसको स्टेप अप करेंगे। स्टेप अप क्यों करते हैं, उसको डायरेक्ट इधर ले आते हैं 13.8 को। तो ये है कि लॉन्ग स्टेप अप जब करते हैं तो स्टेप अप का मतलब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, तो 500 kV पे कर देते हैं। 13.8 किलो वोल्ट को 500 kV, तो 500 kV का किया, इतनी जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पावर तो सेम होती है। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो इन केस ऑफ AC देयर इज आल्सो अ पावर फैक्टर। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था P इज इक्वल टू VI फॉर DC सर्किट्स, यानी उसमें पावर फैक्टर नहीं होता। लेकिन AC सर्किट में देखें तो P इज इक्वल टू VI cos थीटा, cos थीटा इज द पावर फैक्टर, ठीक है। और अगर 3 फेज सर्किट देखें तो फिर उसमें P इज इक्वल टू √3 VI cos थीटा। ये डिफरेंट रिलेशन है, वो आप आगे हम देखेंगे। तो वो आपकी उसको आपने वोल्टेज को स्टेप अप किया 500 kV पे। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट AC वोल्टेज है वो 500 kV है। इंडिया में मेरे ख्याल 750 750 kV है। इस तरह आप डिफरेंट जो है ना नेक्स्ट टाइम लिख के आइएगा, नहीं छोटे छोटे टास्क वैसे ही मैं दे रहा हूँ आपको, वॉलंटियर टास्क है कि भाई आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में हाईएस्ट AC वोल्टेज ट्रांसमिशन कितनी है। देखें इसमें पावर सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं। पावर सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं, एक जनरेशन है, एक ट्रांसमिशन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक क्या है यूटिलाइजेशन या लोड, जो कि हमारा लोड है ये, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले जनरेशन होती है, उसकी पावर जनरेशन होती है, यानी जनरेटर पे प्रोड्यूस हुई। जनरेशन होने के बाद फिर ट्रांसमिशन हुई, वो जो मैं कह रहा हूँ हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन में काफ़ी डिस्टेंस होता है, तरबेला या कहीं दूर दूर जनरेशन हो रही होती है, उसको हमने कहीं दूसरे कोने में कंट्री के लेके जाना होता है ट्रांसमिट, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ होती हैं। वो जो ट्रांसमिशन लाइंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ के देख के आइएगा कि वो ट्रांसमिशन लाइन हाईएस्ट कितनी है। पाकिस्तान की 500 kV AC की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने AC भी देखिएगा और DC भी देखिएगा, तो पाकिस्तान की DC की भी देखिएगा हाईएस्ट कितनी है, ठीक है, या आप मुझे नेक्स्ट टाइम बताइएगा। और इसी तरह आप इंडिया की और फिर जो है ना हमारे और यूरोपियन उस कंट्रीज़ में देखें थोड़ा सा एग्जांपल, तो ज़्यादा हमारे नेबर्स कंट्रीज़ में 2-4 एग्जांपल इंडिया है, ये बाकी बांग्लादेश और जो इनको आप देखिएगा। अच्छा, ये हो गया ट्रांसमिशन के बाद। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जब हाई 500 kV पे कर देते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखें तरबेला पे जब 13.8 kV को हमने 500 kV किया, उधर ही कर दिया ट्रांसफार्मर में। उधर करने के बाद उसको ट्रांसमिट किया, तो इधर हम बुरहान ग्रिड स्टेशन है, ये बुरहान, या उसके बाद देखें तो आपका जो है ना ये वाक एंड बुरहान में हमने 200 उसको फिर 220 kV पे स्टेप डाउन किया। उसके बाद फिर हम ये वाक ग्रिड स्टेशन है, वाक उसको 132 kV पे ले आए। फिर HMC इधर 132 kV पे ये आ गया इधर। यहाँ से फिर हमने आगे 11 kV के फीडर निकाले और एक 11 kV फीडर हमारा यूनिवर्सिटी में आ गया। तो इस तरीके से जस्ट फॉर एन एग्जांपल के भी इस तरह हम स्टेप डाउन करके इसको लेके आते हैं। तो अब देखें, जब आपने एक फार्मूला देखा है कभी कि N इज इक्वल टू 120 F/B, N स्पीड होती है, कोई भी जनरेटर हो ना, वैसे आप लिख लें N इज इक्वल टू 120 F/B। ये मैं आपको जनरेटर स्पीड फ्रीक्वेंसी ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये देखें N इज इक्वल टू 120 F/B। N जो है आपकी सिंक्रोनस स्पीड है और F फ्रीक्वेंसी है और N नंबर ऑफ पोल्स है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी चूँकि हमने कांस्टेंट रखनी है, पाकिस्तान में है तो 50 हर्ट्ज़ पे हमने चलानी है चीज़ें, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ है। तो अगर मैंने 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी हो, मुझे आप बताएं कि मेरे नंबर ऑफ पोल्स ये नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, यानी अब इलेक्ट्रोमैग्नेटो की बात जो कर रहा हूँ ना मैं दूसरे पार्ट की, उसमें यह चीज़ आएगी। तो इसके पोल जो मुझे बताएं कि आप अगर मैं इसकी नंबर ऑफ दो पोल रखता हूँ, यानी जो भी मशीन है जनरेटर है उसके अंदर 2 पोल है, यानी नॉर्थ और साउथ 2 तो होंगे। अच्छा, पेयर में होंगे ये पोल, एक नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर
जिस तरह पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट नेगेटिव चार्ज होगा। इसे देखें ना, मिसाल देखें, इसलिए कहते हैं ना किसी की नज़र भी लग जाती है, ऐसी ही ना, आप करीब से गुजरे होंगे, ऐसा मनहूस बंदा होगा कि आप बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज और हर चीज़ होगी, लेकिन उसकी नहूसत की वजह से वो नेगेटिव चार्ज है। असल में आप करीब से भी गुजर गए ना तो आपका सत्यानाश कर देगा, इतने स्ट्रांग लोग भी होते हैं। और इसी तरह आप पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसीलिए स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जाते हैं जब, तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इतना पॉजिटिव उनका आता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। तो आप उनके करीब जाके बैठते हैं तो आप दुनिया के रंजो गम भूल जाते हैं। ऐसे ही है ना, वो क्यों, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती। नेगेटिव चार्ज होंगे तो नेगेटिव से आप किसी के पास बैठ जाएं जो गिबत करता है, या मतलब जो हर टाइम कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, तो इधर भी नुकसान, हर जगह नुकसान, उसका ना कोई फ़ायदा ना। तो वो उस बंदे के पास आप बैठेंगे तो आप खां का अच्छा खासा सुबह चार्ज हो गए आएंगे, तो आप देखेंगे कि वो बंदा जो है ना, उसने बैठ के बस 2-4 बातें की हैं तो आपका सारा एनर्जी, वो एनर्जी शक्कर होते हैं, ये एनर्जी इसको कहते हैं एनर्जी शक्कर, तो ये एनर्जी ड्रेन कर देते हैं आप। तो ये बात मैं आपको यहाँ से चली थी कि आपका नंबर ऑफ़ पोल्स P, तो नंबर ऑफ़ पोल्स में अगर आप देखें तो नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, ठीक है, इन दोस्त होंगे तो फिर उसके दुश्मन लाजमी होंगे, ठीक। तो अब फॉर एग्जांपल पोल है हमारे 2, अगर 2 पोल्स हैं तो मुझे बताएंगे स्पीड क्या होगी। फ्रीक्वेंसी मैंने 50 रखनी है, फ्रीक्वेंसी मैंने जो है ना वो उसको फिक्स रखना है, तो कितना होगा ये मुझे बता दें आप, कितना होगा, दोबारा सोच के बताएं, कोई बताए आप में से। क्या होगा, क्या होगा, 3000, 3 वेरी गुड। ये देखें ना, आपका नाम क्या है, हामिद ना, हामिद साहब, देखें ना इन्होंने ठीक बताया, तो 3000 होगा। तो आपने देखा जितने भी हमारे जहाँ स्टीम टर्बाइंस लगती हैं, जिस तरह थर्मल पावर प्लांट्स में मैंने बताया कि स्टीम टर्बाइन लगती हैं, कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर से कर रहे हैं, वहाँ आपके पास स्टीम होती है, यानी पानी को हीटअप करके स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टर्बाइन स्पीड से चलाते हैं, स्पीड का मतलब 3000 RPM पे चला सकते हैं हम। तो वहाँ नंबर ऑफ पोल जनरेटर्स के 2 होंगे या 4 होंगे, यानी कम होंगे पोल्स। तो यानी स्पीड आप अच्छा अगर 4 पोल हो तो फिर कितना होगा, 1500 RPM। तो नॉर्मली आपकी जो हाई स्पीड टर्बाइंस हैं वो नॉर्मली 2 पोल पे होती हैं या 4 पे होती हैं, ठीक है। तो 1500 RPM पे चलेगी या 3000 RPM पे चलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके नंबर ऑफ पोल्स आपके 4 या 2 होंगे, और 1500 या 2000 RPM पे होंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने 50 रखनी है। अच्छा, पानी से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब पानी तो ऊपर से गिरता है, गिरा, उसने टर्बाइन चलाई, उसको तो ये 1500 RPM पे नहीं चला सकता पानी। वो कोई आप देखें तो कितने पे चल रही है, वैसे तरबेला में अगर देखें तो कितने उसकी स्पीड होगी नॉर्मली, कोई 250 RPM या इसके करीब होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 200 RPM एवरेज। अच्छा, अगर 200 RPM पे पानी गिरा और 200 RPM पे चल रही है, मैंने फ्रीक्वेंसी 50 करनी है, नंबर ऑफ पोल कितने करूँगा, देखिए ना, फ्रीक्वेंसी 50 करनी। एक फार्मूला है जिसके अंदर 2-3 वेरिएबल हैं, उसमें 3 पैरामीटर, उसमें 2 हमें नाउन है, तो तीसरा तो आप निकाल सकते हैं ना। इसमें मसला क्या है, ये तो फिजिक्स का FSC का सवाल है, वहाँ पर हैरान हो रहे हैं पता नहीं क्या कर दिए। क्या है कि स्पीड जो n है वो 200 है, यानी पानी से हम उसकी एवरेज स्पीड उसकी 200 होती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती, यानी 3000 इस तरह नहीं ले जा सकते। 200 स्पीड है RPM कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी अगर एक चक्कर लगे तो इसको कहते हैं 1 RPM, 1 रेवोल्यूशन, 1 नहीं इस तरह नहीं करेंगे, ये 1 RPM नहीं होगा। 1 मिनट में जितने रेवोल्यूशन लेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में ये चक्कर लगाता है 10, तो 10 RPM होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह मैं 200 RPM कह रहा हूँ। अगर 200 RPM हो टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन की स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी 50 हो, 200 RPM हो, पोल कितने आएंगे, नंबर पोल। हमें हम उससे जनरेटर के पोल कितने रखेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी 50 लेनी है, हमें 50 हर सूरत लेनी है हमें। तो क्या आ गया, इसको करें ना, n की जगह 200 पुट करें और f की जगह 50 करें, तो कितना आंसर आता है। p को निकालें ना, p इधर ले जाएं, नहीं पोल्स निकालें ना, ये देखें ना, ये इसमें मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, देखें ना, p को इधर ले जाएं तो n नीचे आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 200, तो 30 आ गया, तो 30 पोल होंगे। इस तरह आपने देखा कि जो स्लो स्पीड टर्बाइंस हैं
जो लो आरपीएम पे चलती हैं नॉर्मली हाइड्रो टर्बाइंस जो हैं उनके नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होते हैं, स्पीड कम होती है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी 50 इसकी रखने के लिए ये करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया, ये थोड़ा सा मैं वैसे ही जेन में आया तो आपको बता दिया। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम, कहाँ से बात चली थी, ग्रिड से। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 3 पार्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स पार्ट हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने मोटिवेशन देखी थी, कोर्स कंटेंट देखा था, ठीक है। तो आज इसके अंदर कुछ ये कोर्स कंटेंट पिछले कोर्स का आपका जो डिपार्टमेंट है ये अभी शेयर हुआ है, तो मैं ये भी आपको, उनको मैंने ईमेल भी की थी लेकिन ये अभी चले मिल गया है, तो अच्छा है। तो इसके अंदर आप देखें थोड़ा सा, मैं अगर आप इसके अंदर आपको बताऊँ तो कंटेंट आपका जो है वो इसके अंदर ना इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो 8 में देखें तो आपको ये इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 की बात करूँगा पहले, इसको मैं ना पार्ट 1 के हिसाब से बताता हूँ। पार्ट 1 में जो है ना इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड सर्किट्स है उसके अंदर, उसके बाद फिर बेसिक्स उसकी होंगी, फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ उसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद वायरिंग एंड एलिमिनेशन है, वायरिंग है यानी आप उसके अंदर वायरिंग याद है, सेफ्टी आ जाएगी। यानी घर के अंदर देखें ना आपने कई दफ़ा ये एक्सीडेंट नहीं होते कि घर में, ये तो नॉर्मल एक्सीडेंट है कि भाई स्त्री से डेथ हो जाती है, या कोई बंदा है वो गिल्ला था और उसने आगे पंखा जो है ना वो शॉर्ट था, तो उसने पंखे को उठा लिया, पंखा चल रहा था, तो सेफ्टी को उसने सामने नहीं रखा, तो वो करंट जो है ना उसकी बॉडी से फ्लो हुआ तो डेथ होगी फ़ौरन, या स्त्री से, ये तो नॉर्मल है हो जाती। तो ये सेफ्टी के वाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका वायरिंग एंड एलिमिनेशन। तो वायरिंग जो है, आप वायरिंग में देखें घर के अंदर एक पूरी बिल्डिंग फैक्ट्री जो है उसको आग लग जाती है सिर्फ इसलिए कि वायरिंग आपकी वो 3rd क्लास होती है, उसकी वजह से आपकी जो है ना वो लोड आप ज़्यादा लगाते हैं और वो चीज़ें नहीं पता होती। तो जब आप घर बनाएं, जब भी आप बनाएं, जब आप शादी करेंगे उससे पहले घर बनाएंगे, तो वो घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपने ये जो वायरिंग है वो खुद अपनी निगरानी में करवानी है, ठीक, ताकि थोड़े से पैसे चाहे महंगे भी लगे, ज़्यादा भी लगे। अच्छा, उसके बाद अर्थिंग है कि हर घर के अंदर अर्थिंग होनी चाहिए कि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो करंट आपकी बॉडी से फ्लो होने की बजाय अर्थ में चला जाए, तो ये अर्थिंग वाला। तो ये सारा वायरिंग एंड एलिमिनेशन, ये भी बेसिक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एसेंशियल्स। अच्छा, उसके बाद पावर फैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि AC और DC सर्किट्स हैं, तो उसके अंदर आपका जो AC सर्किट है उसमें पावर फैक्टर होता है। तो हमारा पावर फैक्टर कम होने की वजह से वापडा हमें लाखों का बिल एक्स्ट्रा आता है, हमें ये यूनिवर्सिटी का पावर फैक्टर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारा पावर फैक्टर उन्होंने रखा, बताया हुआ कि 0.8 रखें या इससे ऊपर होना चाहिए, तो नीचे चला जाता है। क्यों जाता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो आपका हम लाखों में पैसे ज़्यादा देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर आप देखें तो डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, तो ये आपके बेसिक चीज़ें जो है ना वो हम उसको देखेंगे। उसके बाद देखें फिर आप ये पार्ट 1 कवर होगा, ठीक है। उसके बाद देखें तो पार्ट 1 के बाद हमारा ये बनता है दूसरा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन है। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर फिर मशीन्स, ये जो आपकी ज़्यादातर ट्रांसफार्मर आ जाएगा, ट्रांसफार्मर, और उसके बाद बाकी जो है ना मैग्नेटिक डोमेन्स के अंदर जो कोर है या उसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हमारा ये सारी क्या नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से असाइनमेंट, इसमें मार्क्स भी इधर लिखे हुए हैं। असाइनमेंट और क्विज़ेस जो है वो 25% है। 100 अगर बनाने हैं ना तो असाइनमेंट और क्विज़ेस 25% है, मिड आपका 25% है, और एंड जो है ना वो 50 है। एंड तो 50 हो गया, 50 में से मिड 25 ये फिक्स है। तो असाइनमेंट क्विज़ेस में भी हम 3 नॉर्मली होती हैं असाइनमेंट्स, 3 क्विज़ेस। तो क्विज़ेस के हम 25 में से 15% क्विज़ेस रख लेंगे और 10% जो है ना वो असाइनमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो यानी आपके 5 नंबर एक क्विज़ के हो जाएंगे, तो 50% हो गया। और जो 10% का मतलब है कि तकरीबन 3.33 यानी मार्क्स जो है ना वो एक असाइनमेंट के बनेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ना ये कोर्स कवर हो जाएगा। तो अब आप इसके अंदर देखें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, अब दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मैं ये रिवाइज़ करूँगा क्योंकि ये दिस इज़ योर डिपार्टमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें अंदर कोर्स ऑब्जेक्टिव देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर, तो हमने करना है टू प्रोवाइड बेसिक बट कम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये अभी स्नैप लेके ना ये आपने इनको शेयर कर देना, अभी मैं आपको देता हूँ, तो ये स्नैप लेके आप अपने आप को शेयर कर देना, इधर भी मैं अपलोड कर दूँगा, इधर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टू प्रोवाइड बेसिक एंड कम्प्रीहेंसिव, बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी कवरेज फंडामेंटल प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक हमने सारी देखनी है, यानी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ानी है बेसिक। अच्छा, उसके बाद दूसरा कोर्स ऑब्जेक्टिव है कि टू ब्रॉडन इंजीनियरिंग सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स। अब ये कंसेप्ट भी मुझे एंटर करना है आपका
कि आपका इन्वायरमेंटल बीइंग एन इन्वायरमेंटल इंजीनियर, आपकी जो इंजीनियरिंग सेंस है ज़ाहिर बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रिकल डोमेन आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली आपकी सेंस जो है वो ब्रॉडन हुई। अच्छा, उसके बाद CLOs देखें अगर, तो CLO में 2 CLO हैं आपके, CLO 1 और 2। तो ब्लूम टेक्सोनोमी लेवल जो आपका है वो C1 और C2 है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ा हुआ है पहले आपने कुछ? कोई नहीं ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये ब्लूम टेक्सोनोमी डोमेन होती है। ये डिफरेंट पूरी यूनिवर्सिटी, ये हर जगह ऐसी है, हमारी तो ऐसी सेम है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करती है। इसमें देखें 3 डोमेन्स होती हैं, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। अब अफेक्टिव समझें कि आपकी फीलिंग के साथ इसका तल्लक है, हार्ट के साथ है, और कॉग्निटिव आपके दिमाग के साथ इसका लिंक है। आपने तो बड़ी अच्छी, इधर मैंने देखा भी है गैलरी में, वो बड़ा अच्छा लगा है, वो दिमाग बनाया हुआ है आपने कॉग्निटिव में, उधर उस साइड में लगा हुआ था मेरे गिलास, और इधर अफेक्टिव हार्ट बनाया हुआ है ना, और इधर साइकोमोटर है तो वो प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो लगाया। तब अफेक्टिव डोमेन में देखें, अफेक्टिव के अंदर 5 डोमेन्स हैं, A1 से लेके A5 तक। जैसे जैसे A5 तक जाएंगे तो आप इसमें अफेक्टिव में, यानी आपका एटीट्यूड, आप इसको इस तरह लें, हार्ट्स का मतलब है कि अब ये OBE जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि बच्चे को सिर्फ एक डोमेन से मैयर ना करें। हो सकता है कि बच्चे का एटीट्यूड और ये चीज़ें सारी, उसकी बिहेवियर कि उसको आप बता रहे हैं तो वो क्या उसको पिक कर रहा है नहीं कर रहा सारा, तो हर आपकी पर्सनैलिटीज़ भी देखें ना, हर एक की 16 पर्सनैलिटी टाइप है हमारी जो अब तक रिसर्च, तो उसमें देखें हर बच्चे की डिफरेंट है। अब कुछ स्टूडेंट जो है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये अभी तो मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर कई चीज़ें ऐड ही नहीं कर रहा। मिसाल तौर पर आपको पढ़ाना है, और कुछ बच्चे होंगे जो बोर हो रहे होंगे, क्यों कि वो असल में चाहते हैं कि हमें कोई ड्रिल करवाई जाए, वो उसके बगैर बोर हो जाते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ कहते हैं कि हम हमें कुछ राइटिंग करवाएं, हम कुछ तैयार करके आपको देंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं यार राइटिंग चाहिए, हमें बोर होते हैं, हमें बस कोई प्रेजेंटेशन इधर आए तो हम ऐसे ऐसे हाथ मारें और लोगों को बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरह सारी एक्टिविटीज़ एक टीचिंग के अंदर आनी चाहिए, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें इफेक्टिव हो गया। कोग्निटिव में देखें, कोग्निटिव के अंदर अगर आप देखें तो C1 से लेके आपका C6 तक है और साइकोमोटर है, लेकिन हमारी जो डोमेन है इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर C1 और C2 है। तो हम बाकियों को नहीं जाते, हम कोग्निटिव, यानी आपके दिमाग को थोड़ा सा हमने वो करना है, ना साइकोमोटर में हम जा रहे हैं ना अफेक्टिव में जा रहे हैं। मेरी डोमेन सिर्फ आपको जो है वो ये जो आपकी जो इसमें कॉग्निटिव यानी नॉलेज को मैंने आपको थोड़ा एडअप करना है, वो C1 और C2 है, वो भी हमारा इतना एडवांस नहीं है, C6 तक आसान चीज़ें रखनी है, C1 और C2 है, ठीक है। अब C1 और C2 देखें तो C1 में इन्होंने लिखा है कि डिस्क्राइब, ये अब जो स्टेटमेंट लिखी है, डिस्क्राइब द बेसिक लॉज एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स, डिस्क्राइब लिखा है। तो डिस्क्राइब इन्होंने कहाँ से लिया है, चूँकि C1 है तो ये देखें इन्होंने ये उठाया हुआ, ये वाला डिस्क्राइब, कोई और भी उठा सकते थे, आइडेंटिफाई है, तो फिलहाल डिस्क्राइब, तो मैंने डिस्क्राइब करना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट 2 जो लिखी हुई है वो है एक्सप्लेन द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, डोमेस्टिक वायरिंग, पावर फैक्टर एलिमिनेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वर्टिंग मशीन्स, पावर प्लांट्स एंड डोमेस्टिक रेक्टिफिकेशन, ये सारे को एक्सप्लेन करना है मैंने। तो ये देखें, ये चूँकि C2 डोमेन है तो C2 देखें तो इधर एक्सप्लेन इधर होगा, इसके अंदर ये देखें ये एक्सप्लेन है, ठीक है। तो एक्सप्लेन यहाँ से लिया, इसको मैंने एक्सप्लेन करना है, तो ये C1 और C2 हो गया। इसके बाद देखें तो C1 जो है हमारी, जो C1 में मैंने डिस्क्राइब करना है, जो हमारा पहला CLO है, इसको कोर्स लर्निंग आउटकम कहते हैं। इस CLO के अंदर जो आपका PLO है 1 है। PLO क्या होता है, हाँ प्रोग्राम PLOs, ये तो ये देखें आपका PLO 1 है। C1 का PLO 1 का मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज, तो आपको नॉलेज देना है हमने, इंजीनियरिंग नॉलेज PLO 1 है। C1 उसका कोग्निटिव लेवल था, ठीक है। और जो C2 एक्सप्लेन वाला जो था, यानी ये जो एक्सप्लेन वाला था C2 जो CLO 2 है, उसके अंदर ये है कि आपका PLO 4 है। PLO 4 है इन्वेस्टिगेशन, तो आपको इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर जो भी हो इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा, उसमें PLO लिखी होगी। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ आपकी ड्रिल्स और कुछ आपको एक्टिविटीज़ और ये सारा इसको करवा के आप उसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन थ्रेटिकली, यानी प्रैक्टिकली हम नहीं कर रहे। साइकोमोटर के लिए फिर आपकी इसकी लैब हो रही है, तो वो आपकी सारी साइकोमीटर होगी, ठीक है।
तो वो साइकोमोटर में आप वो कर रहे हैं। साइकोमोटर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो साइकोमोटर में आपकी जो लैब है इसका हो सकता है सर आपके नेक्स्ट रेलिवेंट सर जो हैं वो चेंज कर दें, वरना आपके ये आपके बने हुए हैं और इसके अंदर देखें तो अलग से P3 है, ये P3 आप PLO6 ये आप उसको वो करेंगे, क्या नाम है, लैब परफॉर्मेंस ये सारा, तो P3 आपका लेवल आता है। तो P3 देखें तो ये यहाँ आपका ये ठीक है, तो ये देखें तो इसमें आपका प्रैक्टिस एंड लॉस, प्रैक्टिस दी लॉस एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, इसको प्रैक्टिस करना है आपने। तो प्रैक्टिस इधर से उठाया होगा कहीं से, इधर नहीं लिखा हुआ था, इसको आपको इधर इनसे लिखें या इनसे रेलिवेंट सिनोनिम जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मतलब इस तरीके से आप इसको वो करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अब हम एक ब्रेक करते हैं फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी बोर ना हो जाए। अभी हमने असल काम शुरू नहीं किया, वैसे ही बेसिक भी टाइम गुजर गया।